अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 आय तथा रोजगार का निर्धारण। ये चैप्टर मोस्ट आईएमपी है क्योंकि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। 12 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आज मैं आपको एक वीडियो में सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इतना करने के बाद इस चैप्टर में से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए जाएंगे और सभी के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। ये नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा तो आपके पूरे 12 नंबर कंफर्म्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर का। सबसे पहला टॉपिक समग्र सामूहिक मांग। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ये समग्र का मतलब होता है टोटल, समग्र का मतलब होता है सबकी, मतलब पूरा जितना भी होता है सबको टोटल कर दो, जोड़ दो तो तब कहा जाता है समग्र या सामूहिक। मांग समझते हैं, मांग का मतलब होता है डिमांड जो उपभोक्ता द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं की मांगी गई कुल मात्रा समग्र या सामूहिक मांग कहलाती है। यानी एक मतलब पूरा एक साल हमने लिया है, एक साल में जितनी वस्तु और सेवा की टोटल मांग की गई है, टोटल पूरी सबकी मांग, उसे हम कहेंगे सामूहिक मांग। इसके अंग, ये क्वेश्चन आता है कि सामूहिक मांग का अर्थ लिखिए और उसके अंग या तत्व घटक गणना कैसे करेंगे। उन सब के लिए सिर्फ इतने से पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला निजी उपभोग, फिर दूसरा निजी विनियोग, सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की मांग, विशुद्ध निर्यात मांग। मतलब क्या है कि सामूहिक मांग कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ देते हैं तब आपकी क्या हो जाती है सामूहिक मांग यानी समग्र मांग। मतलब है निजी उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कस्टमर जो कंज्यूम करता है, विनियोग जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, सरकार जो वस्तु और सेवा के लिए मांग होती है सरकार की वो, और निर्यात यानी जब हम हमारे देश से कोई सामान बाहर बेचते हैं उसे निर्यात। इन सबकी मांग को टोटल करेंगे तब हमारा कहलाता है सामूहिक मांग। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, सामूहिक मांग का अर्थ और सामूहिक मांग के घटक या गणना कैसे की जाती है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक नंबर 2 है प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ये 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड। ये क्वेश्चन में जो भी जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं एग्जाम में उसके नोट्स यहाँ पर बनाए हुए, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। पहले समझते हैं प्रभावपूर्ण मांग होती क्या है। देखिए, मुद्रा की उस मात्रा जो एक निश्चित समय में एक देश के लिए लोग उपभोग और विनियोग पर व्यय करते हैं उसे हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। अगर आपको ये टफ लगे या समझ में ना आए तो आप इसे लिख सकते हैं कि सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग को हम कहेंगे प्रभावपूर्ण मांग। या फिर देखिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब सामूहिक पूर्ति किसके बराबर होती है, सामूहिक मांग के बराबर होती है, तब कहा जाता है प्रभावपूर्ण मांग। ये इजी लैंग्वेज है, अगर आप ये ना लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक ऑफिशियल उसकी डेफिनेशन है कि एक निश्चित समय में एक देश के लोग उपभोग और विनियोग पर जो खर्चा करते हैं, उपभोग यानी कंज्यूम करना, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट करना, दोनों पे जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम कहेंगे प्रभावपूर्ण मांग। अगर आपको ये याद ना हो तो देखिए इस टेबल से आप समझिएगा कि टेबल में आपको बोला गया है 4 कॉलम हमने बनाए हैं। एक तो आय, रोजगार, पूर्ति और मांग। आय देखिए हमने ये नंबर्स मन से आपको लिखना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं, आप एक सीक्वेंस ले लीजिए, अपने अकॉर्डिंग नंबर लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूर्ति, पूर्ति जब 150 है तब मांग भी कितनी है, 150 150 है, दोनों ही क्या है बराबर। तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। यानी यहाँ पर कहा जाएगा कि मांग कैसी है, मांग प्रभावी मांग है। कब, जब सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग के बराबर होती है तब हम कहते हैं कि मांग प्रभावपूर्ण है, उसे हम कहा जाता है प्रभावपूर्ण मांग। और अब ये जब भी आप करें ये क्वेश्चन तब ये डायग्राम बनाकर आइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टॉपिक का नाम था प्रभावपूर्ण मांग।
ये नोट्स भी आप इसमें से देख देख कर बना लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी लैंग्वेज में सारे के सारे नोट्स हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा उपभोग मांग एवं उपभोग फलन। देखिए उपभोग का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जब हम कोई भी चीज़ को, किसी भी वस्तु या सेवा को जब हम उसका उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं उपभोग मांग। यानी यूज़ करने के लिए जिन जिन चीज़ों की कस्टमर द्वारा मांग है उसे हम कहेंगे उपभोग मांग, उसी को कहा जाता है उपभोग फलन। देखिए इसका मीनिंग है एक देश की कुल देय एवं उसका वह भाग जो उपभोग वस्तु पर व्यय किया जाता है। सिंपल सा मतलब उपभोग वस्तु कौन कौन सी होती है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जितनी भी चीज़ें आप जो यूज़ करना है आपको डेली में, आप समझ सकते हैं उसे वस्तुएं वो कौन कौन सी होती है। खाने की जितने भी मसाले, खाने की जितने भी मतलब गेहूँ दाल, ये सारी चीज़ें, और भी शक्कर चाय पत्ती, मतलब ये सब चीज़ें हमारी क्या है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जो हमें चाहिए। इन वस्तुओं पर जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहेंगे उपभोग मांग, यानी उसे इतनी मांग है। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है। अब इसको नहीं और उपभोग फलन क्या होता है, आय एवं उपभोग व्यय में फलनात्मक संबंध। आय और उपभोग व्यय, अब इसको ध्यान से समझिए। आय का मतलब इनकम होती है, उपभोग का मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये यहाँ पर आय और उपभोग में दोनों में क्या बताता है, संबंध बताता है, इसे हम कहेंगे उपभोग फलन। अब नेक्स्ट है उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार, और ये दोनों ही मोस्ट आईएमपी है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गई है। सबसे पहली है औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, देखिए बहुत आसान है, मतलब सब में आपको एक ही चीज लिखनी है, कुल उपभोग व्यय एवं कुल आय के बीच अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। किसमें, कुल उपभोग और कुल आय के बीच में अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है APC इक्वल्स टू C से आपको समझना है कंज्यूम यानी उपभोग, और Y से हमारा है इनकम, इसका मतलब है उपभोग और इसका मतलब है आय। दोनों में संबंध, कुल उपभोग और कुल आय में संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह आपका हुआ कुल उपभोग। अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये भी आईएमपी है। देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसको समझिए, देखिए जब हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम यानी आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तब डिमांड यानी मांग भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और उपभोग भी, वहाँ पर हम कंज्यूम करना ज़्यादा चीज़ों को शुरू कर देते हैं, उपभोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, आय में कमी होती है तो उपभोग में भी कमी होती है। आप ये लाइन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका जो फॉर्मूला है वो है MPC इक्वल डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये इसका एक फॉर्मूला है, दोनों बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही IMP है। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व या उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब क्या होता है, देखिए निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले मतलब आय और उपभोग में हम संबंध बता रहे हैं। तो देखिए बहुत आसान है, जब हमारी आय बढ़ती है तो उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है। आय घटती है तो उपभोग भी क्या होता है, घटता है। कब बढ़ता है कब घटता है वो चीज़ें हमें बताना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहला तो होगा आय। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। ये पहला हमारा जो निर्धारक तत्व है वो क्या है, आय। दूसरा हम क्या बोल देंगे, ब्याज दर। तीसरा है लाभ हानि, और चौथा है मजदूरी दर में परिवर्तन। आपको सब में एक ही ये हेडिंग डाल लेना और लिखना है उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व। सबसे पहला आय है, दूसरा ब्याज दर, तीसरा लाभ हानि और चौथा है मजदूरी दर में परिवर्तन। इसी के बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है बचत प्रवृत्ति यानी बचत फलन। बचत प्रवृत्ति या बचत फलन क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा था वो उपभोग प्रवृत्ति था, अब हम पढ़ेंगे बचत। बचत का मतलब आप समझते हैं, हमारी जो भी आय होती है उसमें से जो पैसा हम बचा कर रखते हैं उसे हम कहते हैं बचत। बचत की प्रवृत्ति क्या होती है, तो आय में वृद्धि
होने पर बचत में भी क्या होती है, वृद्धि। आय में कमी होने पर बचत में भी कमी होती है, उसे हम बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। ये आय और बचत में क्या बताता है, आय और बचत में संबंध बताता है। आय और बचत में क्या बताता है, संबंध। उपभोग प्रवृत्ति क्या था, आय और उपभोग में संबंध। बचत प्रवृत्ति आय और बचत में संबंध। देखो दोनों ही बहुत आसान है, सीधी सी हर इंसान समझता है ये चीज़। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आपकी बचत भी ज़्यादा होगी, अगर आपके पास पैसा कम आएगा तो आपकी बचत भी क्या होगी, कम होगी। ये तो कोई याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं, आय में वृद्धि होने पर बचत में भी वृद्धि होती है, आय में कमी होने पर बचत में भी कमी होती है, उसे हम कहते हैं बचत प्रवृत्ति या बचत फलन। अब उसके प्रकार, इसके भी दो, जैसे उसके थे औसत उपभोग प्रवृत्ति था वो, यहाँ है औसत बचत प्रवृत्ति। वहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति था, अब यहाँ पर है सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों सेम है, दोनों में कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ जहाँ वहाँ पर उपभोग था यहाँ पर हम उसकी जगह कर देंगे बचत। कुल बचत और कुल आय में संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। वहाँ पर क्या था, कुल उपभोग और कुल आय में सिर्फ जहाँ जहाँ बचत है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, जहाँ उपभोग था वहाँ बचत करना है। समझ में आ गया, ये इसका फॉर्मूला APS = S/Y। एस से यहाँ पर सेविंग है, सेविंग यानी बचत। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसका भी फॉर्मूला वही MPS = ΔS/ΔY। एस से सेविंग यानी बचत, वाई का मतलब होता है आय या इनकम। चलिए ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये मोस्ट टाइम पे, क्योंकि ये 2-2 नंबर में आते हैं। जब 12 नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये अलग से आता है, ये अलग से आता है, दोनों ही 2-2 नंबर में आते हैं। आप इतना याद कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि औसत बचत प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो कुल बचत एवं कुल आय में संबंध बताता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, सारे नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरा का पूरा 12 नंबर का चैप्टर आपका इस वीडियो को देखने के बाद आज कंफर्म्ड पूरा होने वाला है। बहुत IMP चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक अपने आप में एक टफेस्ट सब्जेक्ट खिलाता है। क्यों, क्योंकि हमें सही तरीका ही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। उसमें सिलेबस बहुत सारा होता है, लैंग्वेज टफ होती है, याद होती नहीं है। मैं आज आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज, सिंपल नोट्स सारे क्लियरिटी से बनाकर लेकर आई हूँ। आप इन्हें बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए अब 5th टॉपिक है हमारा अत्यधिक या अतिरेक मांग। ये भी IMP, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, एक तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है, इसके अलावा उसमें कुछ बचा नहीं है, वो सारे ही IMP भी है, क्योंकि 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अत्यधिक का मतलब तो आप समझते ही हैं, बहुत ज़्यादा। अतिरिक्त का भी, मांग मतलब सिंपली मांग। अभी देखो इतना आसान है कि आप 1 मिनट में इस चीज़ को कर सकते हैं। क्या लिखा है, कुल पूर्ति, ये समझते ना, स्मॉलर देन कुल मांग, यानी जब कुल पूर्ति कुल मांग से क्या होती है, कम। इसको देखो यहाँ लिखा है, वर्तमान कीमतों पर वस्तु और सेवा की कुल मांग कुल पूर्ति से ज़्यादा होती है, यानी पूर्ति से मांग का ज़्यादा होना क्या कहलाता है, अतिरिक्त मांग। इसको समझने के लिए मान लो कि पूर्ति को हम एक नंबर दे देते हैं 150 और मांग है 200, तो ये जो 50 रुपये का एक्सेस है ये हमारी कही जाएगी अतिरिक्त मांग, यानी एक्सेस डिमांड। जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है उसे हम अतिरिक्त मांग कहते हैं। रिपीट करिए मेरे साथ, जब कुल पूर्ति कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है उसे हम अतिरिक्त मांग कहते हैं। ये IMP क्वेश्चन से ये इसका मीनिंग हुआ। अब हम इसके पढ़ते हैं कारण कि अतिरिक्त मांग कब होती है। ये दोनों, ये जो संभावना है ये अच्छी नहीं है। अतिरिक्त मांग की स्थिति को सही नहीं कहा जाता है, संतुलित होना चाहिए हमेशा। तो ये अतिरिक्त मांग होने के कारण क्या होते हैं, तो बहुत आसान है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। देखिए इन पॉइंट को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन सेम बताने वाली हूँ, सेम कॉमन क्वेश्चन, कुछ भी अलग से याद नहीं करना है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि, निर्यात के लिए वस्तु की मांग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, ये है अतिरिक्त मांग के कारण। ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये कारण अतिरिक्त मांग कब कब होती है, कब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है। तो जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, विनियोग में वृद्धि होती है, निर्यात के लिए वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और उपभोग में वृद्धि होती है, तब क्या होती है, अतिरिक्त मांग होती है। आपको ये हेडिंग बनाना है, डिटेल लिखना है। सिंपली डिटेल कैसे लिखेंगे आप, कि अत्यधिक मांग होने का सबसे पहला कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होना है।
है ना। फिर नेक्स्ट ऐसे सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि ये 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो आपको हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से, और डिटेल में बस कॉमन लाइनें लिखना है कि अतिरिक्त मांग का सबसे पहला कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होना है, विनियोग में वृद्धि होना है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नियंत्रित करने के उपाय। इसका मतलब क्या है, अत्यधिक मांग या अतिरिक्त मांग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये कारण थे कि क्यों हुए। अब हमें बताना है कि इन कारणों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कब हम मांग को कैसा कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। संतुलित का मतलब समझते हैं आप, संतुलित का मतलब होता है कुल पूर्ति किसके बराबर हो, कुल मांग के बराबर हो। ये स्थिति हमें लेकर आना है। अभी क्या है, कुल मांग कुल पूर्ति से ज्यादा है, हमें बताना है कुल पूर्ति इक्वल है कुल मांग के। वो स्थिति कब होती है, उसे हम संतुलित मांग कहते हैं। तो ये समझना है हमें, कैसे करें। देखो यहाँ पर जो वृद्धि थी उन सबको हम कर देंगे कमी। जैसे सार्वजनिक व्यय में कम कर दो, यहाँ वृद्धि कारण है तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे कम कर देंगे, तो वो बराबर हो जाएगी। विनियोग में कमी कर दो, निर्यात के लिए वस्तु की मांग में कमी कर दो, उपभोग प्रवृत्ति में कमी की जाए, तो हमारी जो कुल मांग है कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया। देखो सब में पॉइंट ये वाले याद करना है आपको, जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सिर्फ आप ये याद करो, यहाँ जो वृद्धि लिखा था यहाँ पर आप उसे क्या कर देंगे, कमी। ध्यान रखिएगा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक लिखने का तरीका समझे आप लोग, कि इनकी आप हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद उनकी आपको 4 नंबर के अंदर मतलब 2-2 2.5 लाइन की डिटेल लिखनी है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी कि किस तरीके से आप 4 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसकी वीडियो में आपको अभी थोड़े दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद आपको इस चैनल पर ही मिल जाएगी। आप वहां जाकर ज़रूर देखिएगा, ताकि आप बिजनेस के भी, अकाउंट्स के भी और इकोनॉमिक्स के भी, या जो भी अदर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट अतिरिक्त मांग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक है अभावी या न्यून मांग। अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अत्यधिक मांग। अब हम पढ़ेंगे अभावी या न्यून मांग। ये क्या होता है, बहुत आसान है। जब हमने पढ़ा था तब था कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक। अब हम यहाँ कर देंगे कुल मांग कुल पूर्ति से क्या होती है, कम। यहाँ पर कौन ज्यादा होती है, यहाँ पर पूर्ति ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पूर्ति 150 है और जो मांग है वो कितनी है, 100 है। तो देखो यहाँ पर मांग कम है और पूर्ति क्या है, ज्यादा है। वहाँ क्या था, वहाँ उल्टा था, वहाँ मांग ज्यादा थी और पूर्ति कम। तो अभावी या न्यून मांग किसे कहते हैं, जब कुल मांग कुल पूर्ति से क्या हो, कम, उसे हम अभावी या न्यून मांग कहते हैं। ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। ध्यान रखिएगा 3 स्थिति होती है। 3 स्थिति, एक तो ये रही कुल पूर्ति ज्यादा होती है कुल मांग कम, एक होती है कुल पूर्ति कम हो और कुल मांग ज्यादा हो, और एक स्थिति होती है कुल पूर्ति किसके बराबर हो, कुल मांग के। तो कौन सी स्थिति अच्छी होती है, ये वाली जो बराबर वाली होती है, इसे अच्छी माना जाता है। ये दोनों ही गलत है, इन्हें हमें सही करना होता है। अब न्यून मांग के कारण, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि, ये कारण थे। इसके कारण क्या है, इसके कारण जस्ट उल्टा कर दो। सार्वजनिक व्यय में कमी, विनियोग में कमी, निर्यात के लिए वस्तु की मांग में कमी, उपभोग प्रवृत्ति में कमी, ये इसके कारण है। अब इसे हमें नियंत्रित करना है। तो अभी हमने ऊपर करा था कि यहाँ वृद्धि था तो हमने इस तरफ क्या कर दिया था, कमी। अब इधर देखिए इसके कारण में क्या है, कमी, तो हम इधर क्या कर देंगे, सब में वृद्धि। तो ये हमारे नियंत्रित करने के उपाय भी यहाँ से कंप्लीट हो गए। ये हमारे 2 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए अभी जो हमने पढ़ा था वो था न्यून मांग और अतिरिक्त मांग का हमने अर्थ पढ़ा, कारण और नियंत्रित करने के उपाय। अब हम पढ़ेंगे न्यून मांग और अतिरिक्त मांग में अंतर। ये 2025 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, जबकि बहुत ज़्यादा आसान है। अभी मैंने आपको समझाया कि अतिरिक्त मांग और न्यून मांग किसे कहते हैं, उसी का अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जब कुल मांग कुल पूर्ति से क्या हो, कम, तब हम उसे क्या कहते हैं, न्यून मांग। जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है तो हम उसे कहते हैं अतिरिक्त मांग। भुगतान शेष, न्यून मांग में भुगतान शेष में घाटे के कारण होता है और ये आधिक्य के कारण होता है। निर्यात मांग में कमी के कारण न्यून मांग होता है, निर्यात मांग में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मांग होता है।
स्वतंत्र विनियोग में कमी के कारण न्यून मांग होता है, स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मांग होता है। ये भी सब वही है जो अभी समझाया। न्यून मतलब सब में क्या कर दो कमी, अतिरिक्त मतलब सब में क्या कर दो अधिक। यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें ये है। वैसे तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया होगा भुगतान शेष क्या होता है। तो ये चैप्टर है आपका एक भुगतान संतुलन, उसकी वीडियो मैं आने वाली वीडियोज़ में बनाऊंगी। नेक्स्ट हमारा इसी का जो टॉपिक है न्यून और अभावी मांग का। अब वो बीच वाली अवस्था कौन सी होती है? पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर किसे कहते हैं? एक तो ये क्वेश्चन भी है, और एक होता है हमारा कि अभी हमने न्यून मांग और अतिरिक्त मांग पढ़ा था, उसके जो बीच वाली स्थिति होती है वो हम कहते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर। क्या होता है? जब कुल मांग किसके बराबर हो? कुल पूर्ति के बराबर हो। कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर। ये देखो 3 पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहली कंडीशन, कुल मांग किसके बराबर होती है? कुल पूर्ति के, इसे हम कहते हैं रोजगार संतुलन, संतुलित मांग, इसी को हम कहते हैं। और एक और नाम है इसका जो मैंने आपको अभी उससे पहले समझाया है, प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग भी याद करिए यही था। क्या था? कुल मांग किसके बराबर होती है? कुल पूर्ति के, तो उसे हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। रोजगार संतुलन, संतुलित मांग, ये सब उसी के नाम है। दूसरी कंडीशन हम अभी पढ़कर आ चुके हैं कि कुल मांग क्या होती है? कम होती है किससे? कुल पूर्ति से, उसे हम न्यून मांग कहते हैं। कुल मांग ज्यादा होती है कुल पूर्ति से, उसे हम कहते हैं अत्यधिक या अतिरिक्त मांग। ये देखो यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये वही टेबल है जो मैंने आपको प्रभावपूर्ण मांग के टाइम समझाई थी, तो आप एक याद करिएगा सब में। देखो आय मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से 50-50 की गैप देते हुए नंबर लिख दिए, 0, 50, 100, 150 एंड 200। रोजगार के नंबर मैंने अपने मन अकॉर्डिंग दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी सेम वही अकॉर्डिंग नंबर चल रहे हैं। अब आप यहाँ मेन फोकस आपको इन 2 पर करना है। देखो यहाँ पर पूर्ति कितनी है? 100, और यहाँ पर कितनी है? 125। यहाँ पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है, तो ये कौन सी स्थिति है? अत्यधिक मांग, क्योंकि पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है। देखो यहाँ पर ये 150, ये भी 150, दोनों क्या है? इक्वल है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग रोजगार संतुलन, दोनों का नाम है ये। तीसरा हमारा है देखो यहाँ पर पूर्ति 200 है और यहाँ पर 175, तो यहाँ पर पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, इस स्थिति को हम कहते हैं न्यून मांग। समझ में आ गया होगा ये तीनों कंडीशन। आप इसको एग्जाम में बनाकर आइएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने इसी चीज के लिए ग्राफ भी बनाया है। अगर आपको ग्राफ द्वारा प्रदर्शन आ जाए बना दे। देखिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाला वाई एक्सेस है, इधर की तरफ मांग लिख दी, इस तरफ पूर्ति। या मांग को D1, D2 एंड D3, S1, S2, S3। देखिए जब पूर्ति S2 है तो मांग भी कितनी है? S2, दोनों इक्वल है, इसे हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। जब हमारी मांग यानी D1 है तब पूर्ति S3 यानी ज्यादा है, तब हम उसे कहते हैं न्यून मांग। और तब हमारी पूर्ति S1 हो और मांग D3 हो, उसे हम कहते हैं अत्यधिक मांग। ये मैंने यहाँ पर अवस्थाएं भी बना दी है। अब जाकर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। न्यून मांग एवं अतिरिक्त मांग का पूरा टॉपिक, इनमें अंतर भी, अर्थ भी, कारण, नियंत्रण के उपाय और ग्राफ द्वारा प्रदर्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पूर्ण रोजगार और एक है अपूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब समझते हैं आप लोग? लोगों को काम पर लगे रहना, मतलब जितने लोग हैं उनके लिए उतने ही काम है। दुनिया में काम की बहुत कमी होती है, जो लोगों के पास बेरोजगार मतलब जिनके पास काम नहीं है। तो पूर्ण रोजगार के हर एक समर्थ व्यक्ति के पास काम हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण रोजगार। और जब सभी लोगों के पास काम नहीं होता है, कुछ लोग रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपूर्ण रोजगार। देखो यहाँ लिखा है उत्पत्ति के सभी साधनों का उपयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है, अर्थात देखो ये टफ है, ये इजी है। प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के पास अपने लिए उपयुक्त रोजगार, मतलब जितना श्रम यानी जितने काम की जरूरत है, श्रम की मांग है उतनी ही उसकी क्या है? पूर्ति के बराबर हो, तब हम उसे कहते हैं पूर्ण रोजगार। अगर आपको नहीं आया आप सिंपल लाइन लिखेंगे कि प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के पास अपने लिए उपयुक्त क्या हो? काम हो, रोजगार हो, उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। एक है अपूर्ण रोजगार, जब सभी संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं, संसाधन यानी मानवीय संसाधनों की बात हो रही है यहाँ पर,
अर्थात प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के पास उपयुक्त रोजगार नहीं है। यहाँ समर्थ सभी के पास रोजगार था और यहाँ पर नहीं। ये दोनों में अंतर भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। एक पूर्ण रोजगार स्तर, अपूर्ण रोजगार स्तर, और एक जो अभी मैंने आपको समझा दिया कि पूर्ण रोजगार संतुलन मतलब क्या होता है, कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो। टॉपिक है मित व्ययता का विरोधाभास। देखो, मित का मतलब होता है दोस्त, व्यय यानी खर्चा, फ्रेंडली एक्सपेंसेस। फ्रेंडली एक्सपेंसेस का मतलब जितना आप चाहते हैं उतना ही खर्चा हो, उसे हम मित व्ययता कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर उसका उल्टा है। ये एक पूरा चक्र है, आप बहुत आसानी से इससे लिख सकते हैं और ये एग्जाम में आया। ये भी 2024 या 25 के करीब पूछा गया है। मित व्ययता का विरोधाभास क्या होता है? देखो, ये जो लाइन लिखी हुई है आप इसी से उसको पूरा बना सकते हैं। मित व्ययता का विरोधाभास यही है। देखो क्या बोलते हैं, जब सभी लोग देश में सारे के सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, बचत ज्यादा करने लग जाते हैं, अधिक बचत शुरू हो जाती है। अधिक बचत करेंगे इसका मतलब क्या है कि आप लोग व्यय यानी खर्चा कम करेंगे। अगर आप खर्चा कम करेंगे तो चीज़ों की मांग क्या हो जाएगी, कम। आपने मांग कम कर दी तो जो उत्पादक है वो अपना उत्पादन भी क्या कर देगा, कम। उसने उत्पादन कम कर दिया यानी वो बनाना कम कर देगा। बनाना कम कर देगा तो उसको लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो लोगों को काम से निकाल देगा, तो रोजगार भी क्या हो जाएगा, कम। कम रोजगार हो जाएगा तो लोगों की आय भी क्या हो जाएगी, कम। और कम आय होगी तो उसे हम क्या, वहीं पर इंसान क्या करना शुरू कर देगा, कम बचत। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, अधिक बचत से, और खत्म कहाँ पर हुआ है, कम बचत पर। इसे हम कहते हैं चक्र है, ये व्यापार चक्र है। देखो सब लोग अगर ये सोचे कि हम बहुत बचाएं तो खर्चे होंगे ही नहीं, खर्चे नहीं होंगे तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम होगा तो आय कम, और ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, आपकी बचत भी कम। इसी को कहा गया है मित व्ययता का विरोधाभास। कैसे लिखेंगे, जब देश के सभी लोग अधिक बचत करते हैं तब व्यय कम हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी होने से उत्पादक उत्पादन कम कर देता है, उत्पादन कम करने से कम रोजगार होता है, कम रोजगार होने से कम आय, और वो फिर कम बचत होना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं मित व्ययता का विरोधाभास। अब इतने से बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 5 लाइन इस पूरे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 12, किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत। इस चैप्टर का अपने आप में मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, किन्स का सिद्धांत। किन्स एक प्रोफेसर है जिन्होंने आय एवं रोजगार का सिद्धांत बताया है। उनके सिद्धांत क्या है, किन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। उनकी बुक का नाम था सामान्य सिद्धांत, जिसमें लिखा गया था, इसीलिए इसे कहते हैं सामान्य सिद्धांत। क्या बोलते हैं वो, आय एवं रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग। ये मैंने आपको समझाया। प्रभावपूर्ण मांग यानी जब पूर्ति किसके बराबर हो, मांग के बराबर, उसे हम कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। तो किन्स का आय का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रभावपूर्ण मांग पर। और प्रभावपूर्ण मांग में 2 चीजें सम्मिलित है, एक तो सामूहिक मांग और एक सामूहिक पूर्ति। और ये कहते हैं, किन्स ने कहा है कि पूर्ण रोजगार होना आवश्यक नहीं है। अब इसको सिंपली आप सार में बनाएं तो किन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जो किस पर, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। और ये बताते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी पूर्ण रोजगार नहीं। पूर्ण रोजगार मतलब दुनिया के हर लोगों के पास काम हो, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ लोग तो छूटेंगे ही छूटेंगे जिनके पास काम नहीं होता। इसी को कहते हैं कि किन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जो बताता है कि पूर्ण रोजगार संभव नहीं होता है, जो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये किन्स का आपका सिद्धांत हुआ और ये आईएमपी है, आप इतना इसको याद करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत और किन्स का आय एवं रोजगार के सिद्धांत में अंतर। इन दोनों में अब आपको अंतर बताना है, आय एवं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत और किन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इन दोनों में अंतर, ये आईएमपी है, ये एग्जाम में आता है। अभी मैंने आपको समझाया, देखो ये तो आपने पढ़ लिया किन्स का सिद्धांत कि एक सामान्य सिद्धांत है, पूर्ण रोजगार, ये उसके मीनिंग में मैंने आपको समझाया। आय एवं रोजगार का परंपरावादी यानी पुराना सिद्धांत क्या था, तो दोनों में अंतर, तो वो ये सामान्य है तो ये कैसा था, विशिष्ट सिद्धांत था। इसमें पूर्ण रोजगार,
आय एवं रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस पर आधारित था? पूर्ण रोजगार की मान्यता पर। लेकिन किन्स का सिद्धांत कभी भी पूर्ण रोजगार को अप्रिशिएट नहीं करता है, वो बोलता है कि कभी भी पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता है। समय अवधि आय एवं रोजगार का परंपरावादी दीर्घकालीन था और ये क्या है, अल्पकालीन मान्यता पर आधारित है। बचत निवेश, ये बचत से प्रारंभ होता है, निवेश पे खत्म, और ये निवेश से बचत पर आता है। ये आपका हो गया आय एवं रोजगार का सिद्धांत। और इन दोनों में अंतर, ये IMP है, दोनों में अंतर एग्जाम में आते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है किन्स के सिद्धांत की धारणाएं। ये मैंने आपको वैसे सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। किन्स के सिद्धांत की धारणा क्या है? प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग फलन, बचत फलन और विनियोग फलन। ये सभी के सभी टॉपिक अभी मैं आपको वीडियो में इनके मीनिंग समझा कर आई हूँ, आपको वही यहाँ पर लिखना है। बस आपको बता दिया कि कभी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि किन्स के सिद्धांत की धारणा है, यानी उसने कौन कौन सी चीजें मानी है, तो ये सब किन्स के सिद्धांत के अंग है, आपको ये याद रखना है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, गुणक का सिद्धांत। गुणक क्या होता है? विनियोग में होने वाले वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि। गुणक इजी है, विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में भी क्या होती है? वृद्धि। सिंपल, विनियोग मतलब पैसा कहीं लगाना, पैसा हम लगाते हैं तो बदले में हमें पैसा ज्यादा आता है, उसी को कहा है गुणक का सिद्धांत। विनियोग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को गुणक का सिद्धांत कहा गया है। इसका फॉर्मूला है K = Δy/Δi। आई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ये विनियोग है और ये आपकी आय है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कम से कम 3 दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में सारे के सारे नोट्स भी दिए हैं यहाँ पर हैंड रिटन, और इसके अलावा कोई एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आई है आप उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।